हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका और उसके कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब नेशनल इनकम के कंसेप्ट। इसको समझने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आज हम जो पहला इसके अंदर कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब एक देश की जो घरेलू सीमा है वो क्या होती है, क्योंकि वो हम बार बार यूज करेंगे एक देश की घरेलू सीमा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देश की राजनीतिक या भौगोलिक सीमा। कोई भी देश है, मान के चलिए एक कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का क्या है, एक पूरा अपना एरिया है। ठीक है, और उस एरिया को हम कौन सी उसकी सीमाएं होंगी, जो उसका पॉलिटिकल, जो उसके राजनीतिक और भौगोलिक दोनों सीमाओं को हम क्या है घरेलू सीमा के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। जो हमारी क्या है शिप्स होती हैं, समुद्री जहाज होती हैं, और जो हमारी क्या है एयरक्राफ्ट, मतलब जो हवा में उड़ने वाले जहाज, जैसे कि जो नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल जो क्या है एयरक्राफ्ट में जो वायुयान के अंदर क्या आ सकते हैं, सैनिक सैनिक वायुयान। ठीक है, जो हमारे क्या है सैनिक वायुयान होते हैं, जो हमारे जो एयरफोर्स यूज़ करती है, हमारे जो लड़ाकू जहाज होते हैं, विमान होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। प्लस में जो नॉर्मल जो हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो क्या है गुड्स, जो माल ढोने या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो सभी क्या है हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर माने जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि दो देश है, एक है कनाडा, ठीक है, और दूसरा मान के चलिए है अमेरिका। कनाडा और अमेरिका के बीच क्या है हमारा एक हमने क्या है हमारा क्या है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंडियन एयरवेज का जहाज है, इंडियन एयरवेज। ठीक है, वो जहाज कहाँ पे सर्विस दे रहा है, कनाडा से और अमेरिका के बीच में सर्विस क्या है दे रहा है, वहाँ से वहाँ एक व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा रहा है। तो जो हमारा इंडियन एयरवेज का क्राफ्ट जो दूसरे देश में है वो भी हमारे देश की क्या है घरेलू सीमा के अंदर काउंट होगा। उसके बाद देखिए क्या है, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल शोधक का जो तेल व प्राकृतिक गैस के यान होते हैं या तैरते प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या है हमारी घरेलू सीमा के अंदर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो हमारी क्या है, देखिए मैं इसके अंदर बताना भूल गया आपको, ये हमारी क्या है एक समुद्री सीमा को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम कंट्री के अंदर। क्योंकि आपने पता है कि ये क्या है चारों तरफ क्या है, किसी भी देश के चारों तरफ मान के चलिए, इंडिया की तरफ मान ली, इंडिया में क्या है तीन तरफ क्या है पानी से हमारा देश क्या है घिरा हुआ है। ठीक है, तीन तरफ से क्या है घिरा हुआ है। तो इस अपने देश की क्या है एक समुद्री सीमा होती है। ठीक है, समुद्री सीमा क्या है, जो तट होता है हमारा तट, समुद्र तट, समुद्र तट से, और इस सीमा को क्या है दो भागों में बांट रखा है। पहला जो है वो है सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र कितना होता है, 12 न्यूटिकल माइल्स होता है। 12 न्यूटिकल माइल्स का मतलब है कि 22.22 किलोमीटर, यहाँ तट से लेके 22.22 किलोमीटर तक क्या है किसी भी देश का क्या है उसके ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, इस देश के अंदर क्या है दूसरे देश इंडिया के परमिशन के बिना यहाँ कोई भी दूसरी जो कंट्री का समुद्री जहाज है वो यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, ना ही वो यहाँ पे कोई नेविगेशन या निगरानी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से लेके समुद्री तट से लेके पूरा 200 न्यूटिकल माइल्स, 200 न्यूटिकल माइल्स का मतलब होता है 370 किलोमीटर। समुद्री तट सीमा से लेके 370 किलोमीटर तक जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी कंट्री है वो क्या कर सकती है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं समुद्र के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो उसके प्राकृतिक संसाधन है समुद्री, उनका वो क्या कर सकती है वहाँ पे दोहन कर सकती है कोई भी कंट्री। या फिर वो क्या कर सकती है वहाँ पे कोई भी, अगर उनको क्या है प्रयोगशाला खोलनी हो, प्रयोगशाला मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो सब इस क्षेत्र में वो कर सकते हैं। बस इसमें क्या छूट होती है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे क्या कर सकती हैं मतलब नेविगेशन वगैरह कर सकती हैं। लेकिन जो 22.22 किलोमीटर या जो 12 न्यूटिकल माइल्स का जो क्षेत्र होता है उसमें किसी भी देश का पूर्ण अधिकार उसके अंदर
होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, समुद्री सीमा के बारे में। तो मछली पकड़ने की नौकाएं जैसे क्या है, अब हमारा इंडिया है, इंडिया से क्या है कि इस क्षेत्र में क्या है 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक क्या है वो क्या है समुद्री सीमा का हम प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ तक क्या है। हालांकि इतनी दूर तक मछली पकड़ने वाले नहीं जाते, बाकी आप मान के चलिए कि 22.22 किलोमीटर इस एरिया में क्या है जो मछली पकड़ने की जितनी भी नौकाएं होंगी वो हमारी घरेलू सीमा के अंदर मानी जाएंगी। ठीक है, या तेल या प्राकृतिक गैस के यान, जो तेल शुद्ध कारखाने लगाए जाते हैं जो एक देश की समुद्री सीमा के अंदर, वो भी हमारा क्या है इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट बचता है एक देश के विदेश में स्थित दूतावास। ठीक है, जो हमारे दूतावास होते हैं, जैसे कि हमारे भारत का दूतावास चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, जो भी नेबर जितनी भी कंट्रीज़ हैं हर जगह क्या है एक देश का दूतावास स्थित होता है। तो वो जो दूतावास है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो सभी क्या है एक देश की घरेलू सीमा के अंदर इंक्लूड होंगे। जो सैनिक प्रतिष्ठान है, जैसे कि हमने कोई सैनिक टुकड़ी वो बना रखी है, कोई एयरबेस बना रखा है किसी दूसरे देश के अंदर, वो भी हमारा क्या है हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर इंक्लूड होगा। वैज्ञानिक स्टेशन या इंफॉर्मेशन एंड द इमिग्रेशन ऑफिसेज, जो इमिग्रेशन ऑफिसेज क्या है वही दूतावास से रिलेटेड हो गए। ठीक है, और जो वैज्ञानिक स्टेशन हमने कोई क्या है साइंटिफिक हमारे स्टेशन बना रखे हैं किसी दूसरे देश के अंदर, वो भी हमारे क्या है एक घरेलू सीमा के अंदर आएंगे। तो ये राष्ट्रीय आय का आपका जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री का ये टॉपिक था, ये आपको आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा तो देखिए जो हमारा अभी ये टॉपिक रहेगा ये रहेगा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हम देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या है सामान्य निवासियों की आय का जोड़, जो वहाँ पे लोग क्या करते हैं रह रहे हैं किसी भी देश एक कंट्री के अंदर, और जो वो क्या करते हैं जो जिस आय को वो कमाते हैं उन सभी का जोड़ ही हमारा क्या होता है राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो सबसे पहले हम अब ये देखेंगे कि जो सामान्य निवासी हैं उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं और किन लोगों को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि सामान्य निवासी एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक संस्था भी हो सकती है, लेकिन मेन क्या है कंडीशन यही है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था उसको मैंडेटरी है कि वो किसी भी देश के अंदर यदि 1 साल से अधिक से रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचि भी उसी देश के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा उसी देश का क्या है एक स्थायी निवासी कहलाता है। ठीक है, दूसरी क्या है कंडीशन कि यह जरूरी नहीं कि एक देश का सामान्य निवासी उसी देश का नागरिक भी हो। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारा क्या है एक व्यक्ति है इंडिया का भारत का और वो क्या करता है वो क्या है वो कनाडा में रह रहा है। ठीक है, कनाडा में रह रहा है और 1 साल से उसको ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा वो नागरिक तो इंडिया का ही रहेगा, इंडिया का क्या रहेगा वो सिटीजन, नागरिक तो कहाँ का रहेगा इंडिया का रहेगा, लेकिन वो कनाडा में रह रहा है तो वो कनाडा का क्या कहलाएगा एक स्थायी निवासी कहलाएगा। कहाँ का निवासी कहलाएगा वो कनाडा का निवासी कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश का हो लेकिन वो जहाँ रह रहा है तो वो उसी देश का स्थायी निवासी हो जाता है। तीसरा जो मेन पॉइंट इसके अंदर कंडीशन यही है कि आर्थिक रुचि का केंद्र, भाई जिस देश में आप रह रहे हो अगर आपका जो आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश है तो आप उसी देश के क्या कहलाएंगे आप निवासी कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम इंक्लूड क्या क्या नहीं करते, देखो किस किस को नहीं करेंगे, जो भी हमारे क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि WHO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, इनकी कहीं भी अगर ब्रांचेज हैं तो वो क्या है उस देश की स्थायी निवासी नहीं कहलाते। और जो व्यक्ति जो मनोरंजन के लिए आए हुए हैं या अवकाश बिताने, जैसे कि है फॉरेनर्स क्या कहते हैं अपने इंडिया में आते हैं, ठीक है घूमने के लिए आते हैं, अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, या कोई अपना क्या है मेडिकल जो अपना क्या है चिकित्सा के लिए आता है, ठीक है, या अध्ययन पढ़ाई करने के लिए जैसे 2-3 साल के लिए आ जाते हैं। हालांकि देखिए आप पढ़ाई मान के चलिए कोई व्यक्ति आता है विदेशी इंडिया के अंदर और वो 4 साल यहाँ पे क्या करता है जैसे कि मान के चलिए बीटेक करने के लिए आया है, ठीक है, यहाँ से वो इंजीनियरिंग करता है तो यहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका जो मोटिव था वो यहाँ आने का था पढ़ने का। ठीक है, तो इसलिए उसकी रुचि इस देश में नहीं थी तो वो इसके अंदर इंक्लूड उसको हम नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल या इंटरनेशनल गेम्स हैं, जैसे इंडिया के गेम करने के लिए अमेरिका गए हैं तो वो उस देश के स्थायी निवासी नहीं है कहलाएंगे। शिप्स क्रू मेंबर्स, अब कई बार क्या होता है एक देश के अंदर जैसे मान के चलिए एक देश है दुबई, ठीक है, दुबई क्या है वहाँ से कच्चे तेल का हम क्या करते हैं बहुत ही कच्चा तेल मिलता है तो वहाँ पे क्या है मान के चलिए शिप्स हैं,
ठीक है। और ये शिप्स क्या करती हैं, और इस शिप्स में क्या है, क्रू मेंबर हैं। कहाँ के क्रू मेंबर हैं, अपने इंडिया के। अपने इंडिया के क्रू मेंबर कहाँ काम कर रहे हैं, इस शिप के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये शिप कहाँ रहती है, एक दुबई है देश, उसकी क्या है, समुद्र सीमा के इर्द गिर्द रहती है। ठीक है। अब उनको 1 साल से अगर यहाँ ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो इस दुबई देश के क्या है, स्थायी निवासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये शिप है, ये घूमती रहती है और इनका नहीं, इन लोगों का इसकी आर्थिक, देश की आर्थिक रुचि है इनकी। ठीक है। तो आर्थिक रुचि का केंद्र भी दुबई देश नहीं होगा, तो इसलिए क्या इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, बिजनेस पर्सन, जो बिजनेस के लिए जो व्यक्ति एक दूसरे देशों में जाते हैं, या साइक्लिकल जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, मौसमी श्रमिक, जैसे 4-5 महीने के लिए किसी कंपनी ने दूसरे देश से श्रमिकों को बुला लिया, तो वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। किसके अंदर, एक देश के सामान्य निवासियों में हम इसको नहीं जोड़ते। ठीक है। उसके बाद क्या क्या इंक्लूड नहीं होते, जो राजदूत होते हैं या विदेशी पदाधिकारी होते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, जो क्या है दूसरे देशों में रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया का जो राजदूत है, या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है, हमारे विदेश जो हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं चाइना का। चाइना में हमारा क्या है, चाइना में हमारा क्या है, जैसे कि दूतावास। चाइना में दूतावास होगा तो वहाँ पे हमारे क्या है, एम्बेसडर भी होंगे, काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, वो उस दूतावास में काम भी कर रहे होंगे। तो वो दूतावास क्या है, चाइना के लिए एक स्थायी निवासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो है, दूतावास को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। और जो अब अगला टॉपिक रहेगा, देखिए इसमें जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल इनकम के अंदर, वो रहेगा डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको जब हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, मतलब इस टाइप के वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम इनको पहले समझ रहे हैं। देखिए जो डोमेस्टिक है, घरेलू से मैंने आपको घरेलू का पहले ही बताया कि एक कंट्री है, एक कंट्री की क्या है, भौगोलिक सीमा तथा राजनीतिक सीमा, प्लस में उसकी क्या है, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। इसके अंदर में जो क्या है, प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन, या क्या करेंगे, उत्पादन। जो उत्पादन होगा वही हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है। या एक देश के अंदर जो सामान्य निवासी हैं, उन सभी की आय को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, वो डोमेस्टिक कहलाएगी, डोमेस्टिक आय कहलाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय की। राष्ट्रीय क्या है, नेशनल के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे घरेलू आय, घरेलू आय या उत्पादन ले सकते हैं हम। ठीक है। हम आय या उत्पादन ले रहे हैं यहाँ पे, घरेलू आय या उत्पादन। और यदि इसके अंदर क्या करेंगे, जो शेष विश्व है, जो मतलब दूसरे देशों में क्या है, दूसरे देशों में भी तो हमारे कुछ लोग हैं जो इनकम को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो शेष विश्व, जो शेष विश्व है, शेष विश्व आय, इसको भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो नेशनल कहलाएगा। और इसको जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं NFIA। मतलब कि यदि हम क्या करें, डोमेस्टिक के अंदर यदि हम NFIA को जोड़ दिया जाता है, किसके अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं इसको हम, या प्रोडक्ट। डोमेस्टिक के अंदर यदि हम NFIA को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। तो नेशनल कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है। अब बात आती है कि NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA, देखिए इसके बारे में समझेंगे कि NFIA क्या है। देखिए NFIA, N से नेशनल, नेट फैक्टर, N से आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका मतलब है विदेशों से निवल कारक आय।
विदेशों से निवल कारक आए। देखिए जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है ये क्या है, जैसे मान के चलते हैं, हमें एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारी कंट्री है ए, या हम अपनी कंट्री से ले लेते हैं, हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, और दूसरी कंट्री ले रहे हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं हम अमेरिका, ठीक है। अब इंडिया से कुछ लोग क्या हैं, वो अमेरिका में क्या करते हैं, काम करते हैं, और अमेरिका में काम करेंगे तो अमेरिका से पैसा आएगा, और ये पैसा कितना आया, मान के चलिए वहाँ पे हमारे कुछ वर्कर्स काम करते हैं, और 1000 रुपीज़ या डॉलर हम ले रहे हैं। 1000 डॉलर क्या है, ये मैं मान रहा हूँ ऐसा, ठीक है, कि 1000 डॉलर वहाँ से क्या है वो कमा रहे हैं। कुछ अमेरिका के भी यहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो 800 डॉलर यहाँ से कमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे देश क्या है, प्लस में है, कितना, 200 डॉलर। तो ये जो 200 डॉलर होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब विदेशों से निवल कारक आय और जब जो हमारी घरेलू आय को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो आगे टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रोस वर्सेस नेट। ग्रोस का मतलब होता है सकल और नेट का मतलब होता है निवल। तो देखिए जो जब हम नेट किसी भी चीज़ का, चाहे नेट इनकम निकालते हैं या नेट कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, जो हमारा ग्रोस होता है, ग्रोस में से हम क्या माइनस कर देते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो मूल्य ह्रास है, जब हम क्या करेंगे, हमें नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रोस के अंदर से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो हमारा कौन सा मूल्य आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें क्या दिया गया हो, नेट दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, यदि हमें ग्रोस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नेट के अंदर क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। देखिए बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, जब ग्रोस हमारा क्या है, सकल होता है, ग्रोस में से यदि हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, नेट आ जाएगा। ठीक है, नेट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और यदि हमारे पास क्या है, हमें ग्रोस निकालना है, यदि हमें नेट दे रखा है, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो हमारा ग्रोस आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ग्रोस जीडीपी, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जीडीपी है किसी भी देश का, वो दे रखा है 100 रुपये, ठीक है, और डेप्रिसिएशन दे रखा है 10 रुपये। तो हमसे पूछेंगे कि आप एनडीपी बताइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बताना है। तो एनडीपी कैसे निकालेंगे, जो हमारा जीडीपी होगा, जीडीपी माइनस के हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी हमारा कितना था, 100, डेप्रिसिएशन था 10, तो हमारा जो नेट निकल के आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट हैं और आपको ये समझने पड़ेंगे नेशनल इनकम के अप्रोचेस को समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है, जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हमारा क्या होता है, बाजार कीमत, और फैक्टर कॉस्ट को हम बोलेंगे कारक लागत। देखिए इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, नेट एनवाई से हम ले रहे हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जब हमें किसी भी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालनी होती है तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा मार्केट प्राइस की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो हमें मार्केट प्राइस के ऊपर जो नेशनल इनकम दे रखी है, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, मार्केट प्राइस के ऊपर 100 रुपये। ठीक है, तो उसके अंदर से हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और माइनस में क्या होता है, सब्सिडीज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला रहेगा। तो इसके अंदर देखिए आप, जो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस है, यदि इसमें से हम क्या घटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस मानिए कितना है 20, और सब्सिडी हमारे पास कितनी है 10। तो हमारे पास जो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 90। ठीक है, अगर हम यही देखें कि अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस ये निकालना है, और अगर हमें दे रखा हो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास कितना था 90, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था 20, ठीक है, और सब्सिडीज कितनी थी 10। तो हमारा जो क्या है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा 100। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब हम, अगर हमें क्या है कोई भी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट के ऊपर दे रखी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और यदि हमें क्या दे रखा हो, फैक्टर कॉस्ट दे रखी हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या है जोड़ देंगे, और माइनस में क्या कर देंगे, सब्सिडी को कर दे देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फैक्टर कॉस्ट को यदि हम क्या करेंगे, मार्केट फैक्टर कॉस्ट को यदि इसमें बदलना है, किसके अंदर, मार्केट प्राइस के अंदर बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के सब्सिडी को घटा देंगे। और अगर हमारे पास क्या है, मार्केट वैल्यू से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसके अंदर माइनस करेंगे और सब्सिडी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अब इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि जीडीपी एट एमपी से हम एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ये क्या है कि किसी भी एक देश की एक वर्ष के अंदर, एक जो लेखा वर्ष है उसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हम क्या है उत्पादन करते हैं, और वो भी किसके अंदर, एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करेंगे, वो हमारा प्लस जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी एट एमपी कहलाएगा। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी है, उसको हम डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो जीडीपी को जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट एमपी इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या है जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी। देखिए मैंने आपको बताया था, जब नेशनल को, सॉरी जो डोमेस्टिक को यदि हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हमें किसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए को हम डोमेस्टिक के अंदर जोड़ देंगे। तो जीडीपी एट एमपी के अंदर जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी एट एमपी आ जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रोस को, अब हमें क्योंकि क्या है एनएनपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, कि हम जीएनपी एट एमपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यदि इसमें से हम क्या है, ग्रोस में से मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रोस को जब नेशनल में कन्वर्ट करना हो, सॉरी नेट में करना हो, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो यदि हम जीएनपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन को यदि घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। किस में से घटाया है हमने, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से, ग्रोस में से यदि हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारे पास नेट फैक्टर आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। देखिए जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही हमारी क्या होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमने क्या निकाल रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब हम एन पी एट एम पी में से यदि हम क्या कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें, मतलब कि माइनस के इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस की सब्सिडीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, NIT बोलते हैं। तो क्या है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP एट FC आ जाएगा। और NNP एट FC हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी इजीली क्या है, GDP से हमने क्या है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर लिया है। कैसे कैलकुलेट कर लिया, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट समझे उनकी सहायता से हमने इसको इजीली आपको समझ में ये आ भी गया होगा। ठीक है,